प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अवेयरनेस के हवाले से। हम में से बहुत सारी बच्चियों को इवन पता ही नहीं होता, निकाह के टाइम पर सिर्फ साइन करवाने के लिए निकाहनामा उनके सामने लाया जाता है। निकाह से पहले हम अपनी तैयारियां भरपूर तरीके से करते हैं, लेकिन निकाहनामे में क्या शराइत दर्ज है, उनके हकूक़ क्या है, किसको क्या हक हासिल है, क्या चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं, हमने आज तक अपनी बच्चियों को, बहुत रेयर होता है कि वालिदैन उनको पहले पढ़ाएं या उसकी कोई तारीफ़ बताएं और उसकी कानूनी अहमियत क्या है, ख़वातीन के क्या हकूक़ होते हैं, उस हवाले से ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है माहिर कानून जनाब सूफ़ी अतीक अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। तो सेकेंडली सर, आप मुझे बताएंगे निकाहनामा की कानूनी अहमियत क्या है? जी बहुत शुक्रिया आपका। निकाहनामा जो है वो एक हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो आपने सवाल किया कि उसकी अहमियत क्या है, तो आज के दौर के लिहाज से निकाहनामा जो है वो सबसे पहले तो हमारा जो शजरा होता है, कोई भी जो बच्चा एक नया पैदा होता है उसके इंदराज के लिए, उसका पीछे ख़ानदान जो है वो डेवलप करने के लिए कि उसकी सीरीज़ क्या चलती आ रही है, उसको ख़ानदान से रिलेट करने के लिए निकाहनामा बहुत ज़रूरी होता है। और निकाहनामा के बगैर जो है वो किसी भी खातून का जो है वो शादीशुदा का स्टेटस नहीं अपडेट हो सकता नादरा से, जब तक कि वो निकाहनामा शो नहीं करती। और इसी तरह जो है वो निकाहनामा की एक अपनी सोशल वैल्यू भी है, और इसके साथ साथ इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत हैं कि जब, क्योंकि मुआशरा है, मुआशरे के अंदर हर घर जो है वो बसता नहीं है, कभी तलाक भी हो जाती है। इसी तरह आगे जाके जायदाद के, विरासत के मामलात, तो उस हवाले से निकाहनामा बहुत अहमियत का हामिल है। ट्रूली। लेकिन आप मुझे बताएंगे इस पे कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से मदरजात हैं जिनको हमें चेक करना ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट है? जी, जो हमारा ये एक आम निकाहनामा होता है, ये फॉर्म जैसे ये हमारे पास मौजूद है, इसमें टोटल 25 कॉलम होते हैं जैसे ये लिखे हुए हैं। ओके। इसमें ये टोटल 25 कॉलम जो है वो गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, और अब पिछले तकरीबन 4 साल से जो है वो सख्ती इसमें ज़्यादा की गई है कि पहले जो हमारे निकाह खान साहब आते थे या निकाह रजिस्ट्रार आते थे, वो कुछ ऐसे कॉलम होते थे जो खुद ही घर से काट के लेकर आते थे। ओके। और वो कॉलम जो हैं ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। इसके जो 25 कॉलम है, इसमें पहले 1 से लेकर 13 तक जो है वो 12 तक जो है वो जिसमें दूल्हा दुल्हन के कवाइफ होते हैं, दुल्हन की उम्र होती है, और गवाहान का दुल्हन की तरफ से जो वकील कोई मुकर्रर होता है, जैसे उसके वालिद साहब या कोई बड़ा भाई। इसी तरह जो है वो अगर हम शरई तौर पे बात करें तो निकाह के जो हैं वो 2 ही फ़राइज़ हैं, एक इजाब व कबूल है यानी ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, और दूसरे जो हैं गवाहान होना, ताकि ये सरेआम जो है वो शादी निकाह का ऐलान किया जाए। इसी तरह अगर हम इस निकाह की बात करें तो इसके अंदर एज जो है ख़ास तौर पे दुल्हन की, वो हम क्या करते हैं कि निकाह के अंदर कुछ डिफरेंट कर देते हैं, और बाद में पता लगता है कि जब वो शनाख्ती कार्ड बनवाने जाते हैं तो उसका एज डिफरेंस जो है वो उसके बहन भाइयों से मैच कर रहा होता है। लेकिन अभी तो शनाख्ती कार्ड लाजिम है ना किसी भी निकाह? बिल्कुल, अब लाजिम है, लेकिन बहुत से पुराने ऐसे केसेस हैं जिसमें अभी भी वो अदालतों में चल रहे हैं कि जिसमें जो है वो बाप ने 3 साल पीछे उम्र कर दी, और पता लगा कि जो तारीख उसने 3 साल पहले की लिखवाई है उसी डेट में या उसी महीने में एक और उसका बहन भाई ऑलरेडी पैदा हो चुका था, तो नादरा जो है वो फिर दोनों का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देता है। एक तो ये सर्कमस्टांसिस बहुत आते हैं। हम ओवर स्मार्ट है ना दूसरे, हाँ जी, दूसरा ये है कि जो हम इसके अंदर दूल्हा दुल्हन का नाम लिखते हैं वो एक तो असल नाम लिखने चाहिए हमें, दूसरा जो इसमें एड्रेस वगैरह लिखते हैं वो बिल्कुल ठीक लिखने चाहिए, जहाँ पर कल को खुदा न खास्ता कहीं अदालत में जाना पड़े, कुछ करना पड़े, तो वहाँ पर सबनीक बिल्कुल ठीक हो सके। उसके बाद हम आ जाते हैं जो सबसे अहम चीज़ें हैं जो बहुत डिस्कस होती हैं सोशल मीडिया पे भी हर जगह, के हक महर। हक महर जो है वो कॉलम नंबर 13 हमारा आता है, उसके अंदर महर की रकम लिखी जाती है। और महर जो है वो 2 तरह का होता है, एक मुअज्जल होता है जिसको हम डेफर्ड डावर कहते हैं, और एक प्रॉम्प्ट डावर होता है जिसको हम गैर मुअज्जल कहते हैं। जो मुअज्जल होता है वो उसी टाइम मौके पर पे किया जाता है, और गैर मुअज्जल जो होता है वो इन फ्यूचर या जब दुल्हन तलब करे तब दिया जाता है वो। ठीक है, शरई तौर पे तो यही है और कानूनी तौर पर भी यही है। अब ये मामलात जो इसके अंदर लिखे हुए होते हैं हक महर के ख़ास तौर पे, अगर कल को खुदा न खास्ता वो घर नहीं बसता, उसमें लड़की जो है वो तलाक जब मांगती है आदमी से, तो आदमी जो है वो उसको अगर तलाक नहीं देता, अगर तलाक देगा तो उसको हक महर देना पड़ेगा। तो फिर उस सूरत में जो है ख़वातीन के साथ जो है वो बड़ी ज़्यादती होती है कि उनको अदालतों में जाकर खुला भी लेनी पड़ती है और अपना हक महर भी छोड़ना पड़ता है। ऑब्वियसली। तो ये एक जुल्म है मुआशरे का जो
ख़ास तौर पे जब निकाह हो रहा होता है उस वक्त एक और इसके अंदर बेहतरीन कॉलम है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो कॉलम नंबर है ये 18। ओके। ठीक है, इसमें लिखा हुआ होता है कि आया शोहर ने तलाक का हक बीवी को तफवीज़ कर दिया। अब ये वो एक हक है, ये एक वो हक है जिसके अंदर जो है वो सिर्फ हाँ लिखकर जो है हम अपनी बेटी को, अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और वो किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी दुल्हा की रजामंदी से, कि उसमें लिखा जाए कि भाई मैंने जो है वो तलाक का हक, हालांकि आदमी का ही है शरई तौर पर भी, और इस पर काफ़ी उलमा जो है वो बहस करते हैं, लेकिन इस्लामी नज़रियाती कौंसल की जो प्रेस रिलीज़ आती है या उनकी जो जजमेंट्स आती हैं वो उसमें वो कहते हैं कि अगर इसमें वो आदमी लिख देता है कि मैं अपना तलाक का हक जो है वो औरत को देता हूँ, कि जब भी औरत मेरे से तलाक लेना चाहे तो वो ले सकती है, तो उस सूरत में जो है वो फिर खुला के मामले से बच सकती है और हक महर भी उसका और हक सेफ महर हो भी जाता इसकी ओर रहता है। दूसरा, इसके अंदर कुछ ऐसी शराइत लिखी जाती हैं, ख़ास तौर पे ये जो पहले ही हमारे ये सारे कॉलम जो है निकाह खान साहिबान कटवा के लाते हाँ, थे, मैं ये पूछना कटवा कर कौन से आते थे? वो यही सारे होते थे कॉलम, यहाँ सारी यूँ लकीर मारी होती थी उन्होंने, यहाँ पूरे ये कॉलम नंबर 16 से लेकर अब 16 में लिखा हुआ है कि आया कि कोई हक महर की एवज़ कोई जायदाद तो नहीं तय पाई गई। अब यहाँ पर हक महर के एवज़ जो है वो जायदाद लिखी जाती थी, और ये इस जायदाद की जो निकाहनामे के अंदर जायदाद लिखी गई है उसकी इतनी अहमियत है कि अगर वो आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं भी हुई, फ़र्ज़ करें एनडीए की ज़मीन है या किसी रजिस्ट्रार से या पटवार खाने से वो इंतकाल होना है, और जब तक वो ट्रांसफ़र नहीं होगी तो औरत के नाम वो उसकी मलकियत नहीं बनेगी। लेकिन अगर निकाहनामे के अंदर हक महर के अंदर कोई जायदाद लिख दी गई है, ये सुप्रीम कोर्ट की भी इसके ऊपर रूलिंग है, तो वो बगैर ट्रांसफ़र औरत की मलकियत है। अब ये इतनी अहम चीज़ें हैं, ये बताता कोई नहीं है, सिर्फ वो कारी साहब आते हैं, उनको अपने 5000 की पड़ी होती है, ना वो निकाह पढ़ के सुनाते हैं कि लिखा गया है। तो हम इस बारे में कह सकते हैं कि निकाह के दौरान एक वकील की अहमियत जो है वो जी बिल्कुल है। वकील चाहे ना भी हो, वकील एज अ लॉयर जो प्रोफेशनल लॉयर होते हैं वो चाहे ना भी आप हायर करें, लेकिन कम से कम उसको पढ़ें तो सही, उस फार्म को, जो फार्म जिसके ऊपर हम देखें ना, हम शादी का कितना बंदोबस्त करते हैं, जैसे आपने भी इंट्रो में बताया कि 3-3 महीने से तैयारी चल रही होती है, तो कुछ 10 मिनट लगा के निकाह फार्म भी पढ़ लेना चाहिए। बहुत ज़रूरी है बच्चों को पढ़ाना, उनको बताना, ये तरबियत अब देना। इसके अंदर कुछ ऐसे चीज़ें लिखी हुई हैं, ख़ास तौर पे बच्चियों का नान नफ़का, जेब खर्च, जो डेली के एक्सपेंसेस होती हैं। लड़ाई होती ही यहाँ से है, जो घर बसते नहीं है। मैं बड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ। नहीं, आपकी बात बजा है, लड़ाई पैसे की एक तरह से होती है अगर हक नहीं दिया जाता। जो फैमिली के जो मीट एक्सपेंसेस होते हैं, जब हैंड टू माउथ हो जाते हैं वो, तो फिर ही औरत जाके जो है ना वो शोहर से तंग आती है, नहीं तो वो गुजारा कर ही रही होती है। अब इसके अंदर हक महर के साथ साथ जो नान नफ़का है कि उसने उसको मंथली जेब खर्च कितना देना है, और इसके अलावा जो उसके दीगर अखराजात हैं, अगर उसके पहले से लड़की के बच्चे हैं तो उनको किस तरह उसने डील करना है, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं करते। अगर सिर्फ हम निकाह को पढ़ लिया जाए और इसको अलग-अलग बता दिया जाए ना शादी के टाइम, जब हाल में इतना रश होता है, साउंड सिस्टम भी आजकल लगे होते हैं, तो उसमें सिर्फ 5 मिनट ये पढ़ के सुना दी जाएँ चीज़ें कि भाई इसमें ये गवाहान है, इसका इतना हक महर है, और ये इसको हम शराइत इसके अंदर लिख रहे हैं। कुछ शराइत ऐसी होती हैं जो गैर कानूनी होती हैं, जिसमें लिख दिया जाता है कि तलाक की सूरत में जो है वो फ़लाँ यूँ करेगा, तो ये अल्फाज नहीं लिखने चाहिए। फ़लाँ यूँ करेगा क्या लिखा जाता है? जैसे कि लिखा जाता है ना कि तलाक की सूरत में आदमी जो है वो 10 लाख रुपए औरत को अदा करेगा। ठीक है, अब ये गैर कानूनी शर्त है, गैर शरई भी है, गैर शरई भी है। अब इसको हम शरई कैसे बना सकते हैं कि वही 10 लाख रुपए जो है हम हक महर में लिख दें। हाँ जी, हक महर में लिख दें, और उसको लिख दें उसके अंदर कि जब वो औरत को तलाक देगा तो उससे पहले वो ये हक महर इतने रकम या जो भी जायदाद लिखी हुई है या जो भी चीज़ लिखी हुई है, सोना लिखा हुआ है, वो अदा करेगा। फिर इसके अंदर जब हम जेवर लिखते हैं ख़ास तौर पे, उसकी भी तफसील इसमें लिखनी चाहिए। ये कई ऐसे केसेस अदालतों में आते हैं कि वो लिखते हैं जी कि जो दुल्हन की तरफ से जेवर है, जो दुल्हा की तरफ से जेवर है, दोनों दुल्हन की मलकियत होगा। अब जेवर की तादाद नहीं लिखी जाती कि कितने तोले है, और सोना है या चांदी है, और आजकल तो चांदी कोई देता ही नहीं है, सोना या डायमंड है। तो जो गोल्ड और डायमंड दिए जा रहे हैं उसकी आगे कैटेगराइजेशन भी होनी चाहिए। देखें, हम गोल्ड परचेज़ करने जाते हैं, हमें सुनार रसीद देता है,
तो जब रसीद हमें मिली हुई है तो उस रसीद के मुताबिक क्यों नहीं हम इसके अंदर कवायफ लिख सकते कि भाई वो सोना जो है 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, क्योंकि निकाहनामा की वैसे इतनी अहमियत है, तो जो उसके सोशल पर्पसेस हैं वो पूरे किए जाए आजकल मुकम्मल तो तरीके देखे ना से। कि एक ट्रेंड चला हुआ है कि एक दिन पहले शादी से जो है बारात से पहले निकाह कर लेते हैं तो जी, टाइम होता है हमारे बचेगा। पास। तो जब टाइम इतना है तो कम से कम इसको पढ़ें तो सही। अच्छा, आपको लगता है कि हम अभी तक अवेयरनेस तो बहुत एक तरह से लेकर आ रहे हैं, हम बता रहे हैं, कॉलम्स बता रहे हैं, निकाहनामा पढ़वा रहे हैं, बिल्कुल। अभी भी आप जब कभी ऐसे किसी सामने आ रहे हैं कि निकाहनामा पढ़ाया ही नहीं हुआ? बिल्कुल। और बहुत एक बड़ी बात ये है, पहले आप इस बात को मुझे बताएं कि अभी केसेस आ रहे हैं इस हवाले से इतने अवेयरनेस के बाद? बिल्कुल आ रहे हैं। आप देखें ना कि निकाहनामा तो लोग पहले दर्ज ही नहीं कराते, हालांकि आजकल एग्जैक्टली रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। मेरा अगला सवाल ये था। फिर रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो वो उसका कंप्यूटराइज नादरा सर्टिफिकेट नहीं बनता। तो सबसे पहला आपको मसला ये आता है कि जो मर्द हजरात दूसरी तीसरी शादी का वो पहले करते तो वो मसला है 8-10 महीने कोई औरत को मसला ही नहीं होता। मसला उसको वहाँ पेश आता है जब वो हॉस्पिटल जाती है कि जी मैंने जो है वो डिलीवरी करवानी है तो मुझे उसके अंदर शनाख्ती कार्ड चाहिए। चले वहाँ भी शनाख्ती कार्ड चल जाता है। जब बच्चे का बेफारम आजकल स्कूलों में दाखिला करवाना है, कुछ करवाना, उसके लिए बेफारम ज़रूरी है। सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए बेफारम ज़रूरी है। तो वो बेफारम ही नहीं बच्चे का बनता जब तक माँ का शनाख्ती कार्ड अपडेट ना हुआ हो शादीशुदा का। तो वो कैसे अपडेट होगा कि जब शोहर जो है वो उसको अपने साथ ले जाकर निकाहनामा साथ ले जाकर तो वो उसका अपडेट करवाए। तो मैं अतीक साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, बहुत से जैसे हम बात कर रहे थे दूसरी तीसरी शादी के बारे में, तो जो सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज को रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं, उसको कानूनी हैसियत नहीं तरह से दी जाती है, तो क्या ये ख़वातीन को समझना ज़रूरी नहीं कि निकाहनामे के फ़ौरन बाद अपने पास एक कॉपी रखी जाए या इस चीज़ पर इंसिस्ट किया जाए कि निकाहनामा बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड करवाया जाए? बिल्कुल, ये इस तरह होना चाहिए। और जो ये देखें ना, इसकी 4 परतें होती हैं। इसकी 4 परतों का जो है वो मकसद ही यही है कि एक परत जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा होती है यानी यूनियन कौंसल में, एक जो है जो निकाह खां होता है हमारा उसके पास रहती है हमेशा रजिस्टर में, ये हमेशा महफूज होती है। लोग कहते हैं जी मेरा निकाहनामा घूम गया, ये भी बकवास है। निकाहनामा नहीं घूम सकता। जो कारी है उसका रजिस्टर मुतलका यूनियन कौंसल में दर्ज होता है, वहाँ पर आप जिस वक्त मर्ज़ी चले जाएँ। मेरा ख्याल है कि अभी तक लाहौर की जो यूनियन कौंसल्स हैं उनमें टाउन हॉल में 1935 तक का रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन हम ये बहाना क्यों करते हैं कि निकाहनामा गुम हो गया? वो इसलिए कि उसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो फिर देनी पड़ेंगी। ओके, ठीक है। फिर एक और बड़ा मसला आता है, हम जो अपना बेटी को जहेज़ देते हैं। अब देखें जहेज़ के अंदर आजकल लोग गाड़ियाँ भी दे रहे हैं, हस्बे इस्तिताअत जिसके पास बिल्कुल जिसका जितना है। हालांकि ये गैर कानूनी है, गैर शरई भी है, लेकिन चले हम कहते हैं कि इतना कुछ कर रहे हैं तो बेटी, चलो बेटी के लिए कर रहे हैं ना, उसको सुख मिले, वो आसानी से रह सके, जो उसके मामलात ज़िंदगी के चलें इसी में सोएगी, सुकून से सोएंगे। अब वो जो लिस्ट तैयार की जाती है, वो जो सामान दिया जाता है, मेरी सब वालदैन से गुजारिश है कि उसकी एक लिस्ट तैयार कर लिया करें। और जब वो सामान उठवाते हैं लड़के के घर से, लड़के के घर वालों को जो लेने आते हैं सामान, उनके जो गवाहान होते हैं या लड़के का बाप होता है या उसके मोहल्लेदारान या कोई भी गवाहान, बीच में 3-4 लोगों को गवाह बनाया करें और उसके ऊपर साइन करवाया करें। ठीक है, वो फहरिस्त बहुत काम आएगी, उससे काफ़ी लिटिगेशनें भी बचेंगी। और अगर कानून अदालत में वो जाती भी है लड़की तो उसको कम से कम उसका सामान जहेज़ पूरा मिलेगा। ठीक हो। यहाँ क्या करते हैं कि सामान जहेज़ वो इसी का हिस्सा है, इसी शादी का हिस्सा है। उसमें ये होता है, हम इसमें भी लिखा जा सकता है, ये यहाँ पे लिखी हुई भी है ये शर्त कि अगर कोई ख़ास दस्तावेज़ तैयार की गई है तो उसके मदरजात बताएं। ओके, ठीक है। अब वो ख़ास दस्तावेज़ यही है कि इसके अंदर लिख दिया जाए कि हमने जो है वो इतना जहेज़ दिया है और इतनी मालियत का है। अब अदालतों में क्या होता है कि एक रूटीन चल रही है कि कोई जब लड़की आती है कि जी मैंने जो है वो तलाक लेनी है या खुला लेना और सामान जहेज़ भी उठाना है, तो लड़के के घर वाले क्या करते हैं, उसकी चीज़ें तोड़ देते हैं। अभी एक केस आया था रिसेंटली मेरे पास, उसके बड़ा अच्छा सोफ़ा सेट था, वो उन्होंने सोफ़े के बीच में से वो ब्लेड लगा के फाड़ दिए थे, एलसीडी तोड़ दी। ठीक है, अब वो कहें जी ये थे ही ऐसे, तो ऐसे फटे भी भेजे थे क्या लड़की के घर वालों ने? शादी भी 2 महीने पहले है। और बिल्कुल आपकी बात वजह है और थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए सब। और मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पे कि हम सब की जिम्मेदारी है, जो हमने एक टैबोज़ बना दिए हुए ना जहेज़ देना, इस सब के लिए करना, जो शादी करने वाले मर्द हजरात हैं ना, उनको ये मेरा ख्याल है स्टैंड लेना चाहिए। इवन लड़कियों को भी स्टैंड लेना चाहिए कि जितना हो सके ना अपने माँ बाप पे कम से कम बोझ डालें। हमें उन्होंने पढ़ाया है, हमारी तरबियत की है, हमें यहाँ तक पहुँचाया है,
फिर जाकर हम उन पर और बोझ डालेंगे और उनसे जहेज़ लेकर जाएंगे। और ये बहुत मुझे लगता है कि एक गलत ट्रेंड है और इसको तोड़ना होगा और हम ही तोड़ सकते हैं इसको।